Good morning students, welcome to you all. आज हम ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इट के बारे में बात करेंगे। तो हम एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इट है ये इट इसके बारे में बात करेंगे और वो भी एज ए सब्जेक्ट। कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर ये बताइए, और डिमांड रहती है, कहते रहते हैं कि हमें इट का और देयर इनका यूज बताइए। तो पहले मैं आज इट का यूज़ शुरू करता हूँ और फिर इट के यूज़ के बाद जो अगला वीडियो डालेंगे उसमें हम देयर के यूज़ पे चर्चा करेंगे। इट एज ए सब्जेक्ट कहाँ कहाँ हम बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम कहीं किसी समय की बात कर रहे हैं, कोई समय है या हम दिन की बात करते हैं, सामान्य रूप से समय का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा और कोई बात हो। समय का मतलब जैसे हम कहें 4 बजे हैं, 5 बजे हैं या अब 12 बजने वाले हैं, ऐसा कोई भी समय की बात करें। या फिर हम किसी दिन वगैरह, वो भी हालांकि समय ही होता है। जब समय जैसे हम कहें सोमवार है कि आज मंगल है कि अप्रैल का महीना था, ये सब समय की बात है। ऐसी जब हम कोई समय संबंधी बात करते हैं या समय का जब हम वर्णन करते हैं, समय टाइम जिसको हम कहते हैं, तो हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हम कहें आज रविवार है, आज रविवार है। अब सामान्य रूप से कहने के लिए हम बहुत ही ये कुछ नहीं कहना, इनमें केवल इट को सब्जेक्ट बनाना और कुछ नहीं बोलना। इट, अब जो वर्ब है इट के बाद उसको इज, जो वर्ब भी है इज, और फिर रविवार, इट इज संडे। अब क्या बच गया आज, तो उसकी इंग्लिश लिख देंगे टुडे। ध्यान रखेंगे ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जहां समय की बात होती है, दिन समय संबंधी ये चर्चा जब होती है, तो हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और जब हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम इट लिखेंगे और फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे। जो वर्ब होती है कि इज ए वर्ब, यहाँ पर वर्ब भी हो सकती है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म बी की वो भी हो सकती है, जैसे वॉज या वर, इस शब्द का भी यूज हो सकता है। जैसे हम कहें मार्च का महीना था, जैसे वाक्य है मार्च का महीना था, मार्च का महीना था। और जब हम इसको इंग्लिश से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इट वॉज अब मार्च का महीना, इट वॉज द मंथ ऑफ March. It was the month of March. Month of March. एक स्पेशल हो गया, इसलिए आर्टिकल द का यूज कर दिया। It was the month of March. इस तरह से जहाँ कहीं समय की बात होगी, कोई दिन की बात होगी, या एक और जैसे कि आज शुक्रवार है, तो हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, इट इज फ्राइडे टुडे। वेल डन। इसी तरह से हम बोलेंगे, ओके, इट इज फ्राइडे टुडे। ये जितने भी समय संबंधी बात जब होती है तो फिर हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब एक और बात हम बताते हैं समय के बाद। मौसम संबंधी अगर बात है, कोई मौसम से रिलेटेड बात है, वेदर से रिलेटेड कोई मौसम संबंधी बात है, तब भी इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है। और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट इट बनाना है और फिर इसमें टेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इट इज और हो रही है, रैनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रैनिंग। और फिर आज, इट इज रैनिंग टुडे।
समझ में आया होगा। ये जो वीडियो है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये मौसम संबंधी जब भी बात होती है तो हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हम इसे उदाहरण देते हैं मौसम संबंधी, जैसे अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट इट और फिर इट इज, वर्ब लिख दिया, हो रहा या बढ़ना, वर्ब गेट का यूज करते हैं यहां पर, और गेटिंग, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। इस तरह से हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे। ऐसे कहें रात हो रही है, कैसे बनाएंगे, इट इज गेटिंग नाइट या इट इज ग्रोइंग नाइट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। जहाँ मौसम संबंधी वाक्य है या समय संबंधी वाक्य है, जहाँ समय की बात कही जा रही है, चाहे वो दिन का वर्णन हो, चाहे समय का घंटे का बताया जा रहा हो, चाहे वो ऐसे बताया जा रहा हो कि 4 बजे हैं, तो तब भी हम इट का यूज करेंगे, इट इज 4 o'clock, इस तरह से वर्णन करेंगे। या हम कहें 9:15 हैं, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान रखें इंग्लिश में मिनट्स पहले बोलेंगे, जो छोटा टाइम है उसको पहले बोलते हैं और जो बड़ा टाइम होता है उसको बाद में बोलते हैं, और फिर 2 का यूज करते हैं, 15 minutes to 9, 9:15 हो रहे हैं। इस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब हम और थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, मौसम समय, 2 बातें भी हमारी क्लियर हुई, समझ में आया होगा सबके। जहाँ मौसम का वर्णन होगा तो सबसे पहले इट को सब्जेक्ट बना लेना है, और अगर समय के साथ साथ अगर मौसम की बात आई है तब भी इट को सब्जेक्ट बनाना है। ये दोनों पक्का ध्यान रखना है, जब भी मौसम या समय की बात है तो हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब थोड़ी सी बात और करते हैं। अगर हम किसी जहाँ सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसी बात है जहाँ कर्ता नहीं होता किसी वाक्य में, बहुत छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे हम कहें मेरा मित्र था, एग्जाम्पल है मेरा मित्र था जो मेरी मदद करता था, जो मेरी मदद करता था, जो मेरी मदद करता था। अब इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पार्ट, मेरा मित्र था, मेरा मित्र था, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, इट वॉज माई फ्रेंड। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, केवल एक ही शब्द आया कि मेरा मित्र, और फिर वर्ब है था, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इट वॉज माई फ्रेंड, इट वॉज माई फ्रेंड, और फिर इसको उससे जोड़ देंगे, आगे वो तो जो हमने पढ़े हैं या पढ़ेंगे उसके आधार पे, इट वॉज माई फ्रेंड हु, मदद करता था, हु हेल्प्ड मी। यहाँ उनके मेरा भाग्य है, इट इज माई लक, कि मेरे अध्यापक थे, इट वर माई टीचर्स। यहाँ के मेरी माँ है, इट इज माई मदर। इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। जहाँ सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, तो फिर हम वहाँ इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा होगा सबके। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ऐसे ही, जैसे मेरी माँ है, मेरी माँ है जो प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। अब इसके सेंटेंस में मेरी माँ है, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज माई मदर, इट इज माई मदर, और फिर सब्जेक्ट, ये जो शब्द आया इसको मदर के बाद जोड़ देंगे, इट इज माई मदर हु,
और फिर जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, who goes to temple और फिर डेली प्रतिदिन प्रोटीन वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, फिर एक और एग्जांपल, थोड़ा आगे को बढ़ते हैं, इससे बढ़ते हुए फिर एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, तैरना कठिन है। सोचिए जब तक आप तैरना कठिन है, कैसे इंग्लिश बनाएंगे इसकी, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तैरना कठिन है। जब तक आप बनाइए, मैं लिखता हूं तैरना कठिन है। हाँ जी, आपने कुछ तैयार की होगी, फिर देखते हैं। अब यहां पर इस सेंटेंस में क्या कहा गया है? ये जो वर्ब है तैरना, इस बात पर जोर दिया गया है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो क्रिया विशेष पर जोर देते हैं। तो फिर हम इट का यूज करके ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। जब हम वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इट इज हार्ड, इट ऑफ ए इज, और कठिन की अंग्रेजी हार्ड। इट इज हार्ड ऑफ ए टू स्विम, इट इज हार्ड टू स्विम। ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ब है टू स्विम, ये इसको इंफिनिटिव बना देते हैं। क्रिया की वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू लगा करके, ठीक है ना? लिखना कैसे, फिर एक बार समझ लीजिए कैसे कहेंगे हम। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया? इट को सब्जेक्ट बनाया, और फिर इसके बाद में वर्ब लिखे। जो वर्ब हमारी बाद में है, था, थी, थे, कोई वर्ब आ रही है, उसको हमने वर्ब लिख दिया। और फिर इसके बाद में ये जो बाकी की जो वर्ब है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, इसको तो हम बाद में लिखेंगे। जो है वो बात लिखेंगे। जैसे हम कहें कठिन है, तो कठिन शब्द आएगा पहले यहाँ पर, जिसका जिस क्रिया का वर्णन जिस रूप में किया जा रहा है वो वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना? जैसे इसमें किसका वर्ब को क्या बताया जा रहा है? कठिन है। तो यहाँ पर ये कठिन वर्ड है हार्ड, हम इसका यूज करेंगे। और फिर इसके बाद में जब हम इसका यूज करेंगे हार्ड, और फिर इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर इसके बाद हम जो हमारा क्रिया है, वर्ब है, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, वो लिखेंगे। और वो वर्ब कौन सी है? तैरना। क्या हो जाएगा? इट, फिर प्लस के बाद वर्ब, और फिर हार्ड, और फिर इसके बाद में तैरना, जैसे यहाँ पर लिखा है। और वो भी इंफिनिटिव के साथ लिखेंगे। टू लिखेंगे पहले, और फिर इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरीके से हम इट्स के द्वारा ट्रांसलेशन बनाएंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूं ऐसा ही, जैसे गरीबों की मदद करना अच्छा है, ठीक है ना? चलिए बनाइए, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, गरीबों की मदद करना अच्छा है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट वही इट, उसको सबसे पहले लिखेंगे, और क्या हो जाएगा? इट, और फिर इज, इट इज। अब क्या है? अच्छा है, ठीक है ना? तो अच्छा के अंदर ही सबसे पहले लिखेंगे इट इज गुड, और फिर इसके बाद में वर्ब, वो क्या है? दूसरों की, गरीबों की मदद करना। मदद करने की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प, और उससे पहले टू लगाकर लिखेंगे। इट इज गुड टू हेल्प, और फिर गरीबों की, टू हेल्प द पुअर्स, टू हेल्प द पुअर्स। समझ में आ गया ना? ऐसे हम कहना सरल होता है, कहना सरल होता है, कहना सरल होता है।
और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इट। क्या हो जाएगा? इट। और फिर वर्ब कौन सी है? होता है। क्या बताया था लास्ट टर्म पे? कल हमने बताया था ना, होता है या है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? हाँ, इज एम आर, इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज। और फिर सरल है, सरल को इजी, इट इज इजी। और फिर कहना, टू लिखेंगे और कहना की इंग्लिश से, फर्स्ट फॉर्म में, इट इज इजी टू से। ठीक है ना? अगर हम कहें करना कठिन है तो फिर हम कैसे क्या बोलेंगे? इट इज हार्ड टू डू। ठीक है ना? अब यही सारे जो सेंटेंस हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, इनको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, एक बात फिर हम समझते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में वर्ब लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट आता है या फिर अदर्स आता है, जो कुछ भी है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटिव वगैरह जो भी बनना है उसका, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स्ट्रा, जो भी है बाद बनाएगा। लेकिन जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव। तो इसमें हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर जो वर्ब आती है हमारी, जो वर्ब भी होती है, इज एम आर वाज जो भी है यहाँ पर, मोस्टली उन्हीं के एग्जांपल्स आए थे। इसके बाद हम नॉट लिखेंगे। बी मूल रूप में नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। बी जो आएगी वो उसकी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फर्स्ट फॉर्म आती है, इज, एम, आर या फिर वाज या वर, ये शब्द आएंगे, और फिर इसके बाद नॉट, ये शब्द लिखेंगे। ठीक है ना? और फिर नॉट के बाद में फिर जो शेष स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट है या जो कुछ भी है, वो चीज बाद में आ जाएगी। इसको फिर शेष जो चीजें बच जाती हैं वो शेष सब बाद में, वैसे ही पूर्व जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखते हैं। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? मान लीजिए यही वाक्य है जो अभी मैंने दिया था, कहना सरल है। अगर हम इसको ऐसे कहें कहना सरल नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट इजी टू से। ठीक है ना? या हम कहें करना कठिन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट हार्ड टू डू। करना कठिन नहीं है, उसको नेगेटिव कर दिया, इज एम आर के बाद नॉट का यूज किया। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे करना, एग्जांपल दे रहा हूं, करना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? करना कठिन नहीं है। सबसे पहले इट और फिर इज, फिर नॉट का यूज करेंगे, इट इज नॉट, और फिर हार्ड, इट इज नॉट हार्ड, और फिर इसके बाद करना, टू डू, इट इज नॉट हार्ड टू डू। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से अदर सेंटेंस होंगे, अगर वो नेगेटिव है तो उनको इसी स्ट्रक्चर से हम ट्रांसलेट करेंगे। अब इसी को अगर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में अगर ये सेंटेंस आया छोटा सा हमारा, तो हम क्या करेंगे? इसकी जो वर्ब है इंटरमीडिएट, अगर ये इंटरमीडिएट सेंटेंस बनता है तो हम क्या करेंगे? इसकी जो वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी है, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ये वर्ब पहले आ जाएगी, इज, एम, आर, वाज, जो भी है। ठीक है ना? ये सब वर्ब आई, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट में भी जो हम इट को सब्जेक्ट बना रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस में, तो वो हम इट लिख लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो शेष चीजें बचेंगी उनको लिखेंगे। ठीक है ना? अगर हम इसको इस तरह से बोल देते हैं, क्या कहना सरल है, जैसे हम बोले क्या कहना सरल है, क्या कहना सरल है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? इज इट। ठीक है ना?
इज इट इजी? से शब्द से इज इट इजी टू से? ओके, समझ में आ रहा है ना? और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैं इसके साथ एक एक्सरसाइज और भेजूंगा, आपको दूंगा। और फिर अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डाल रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, वो उसमें देयर का यूज़ पढ़ाएंगे हम। एक और बात ध्यान रखें, वीडियोस पूरा देखें और फिर सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। और देखिए, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा समय लगाना है। अंग्रेजी इतनी हार्ड नहीं है, इट्स वेरी इजी लैंग्वेज, यू कैन लर्न इजीली। ओके, और जो हमारे काम लायक तो हम सीख ही जाएं कम से कम, ठीक है ना? तो पढ़ना है, सीखना है और अपने मित्रों को भी सिखाना है। अपने जो वीडियोज़ है उनको शेयर कर दीजिए, दूसरों को भेजिए, लाइक कर दीजिए और